दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने की बजाय कभी-कभी हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनजर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी-कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं शेखर खंडारे। शेखर जी एक डॉक्टर हैं, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बैठे हैं, वो बल्कि एक भाई की हैसियत से बैठे हैं। शेखर की बहन समेदा खंडारे भी एक डॉक्टर थी। एक ही परिवार में दो डॉक्टर माँ बाप आने वाले दिनों को बड़े उम्मीद से देख रहे थे। लेकिन 24 साल की कम उम्र में समेदा गुजर गईं। डॉक्टर बने उनको सिर्फ 1 ही साल हुआ था। शेखर जी, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या हुआ? लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ बीता? आप कहाँ पैदा हुए थे? आप कहाँ के हैं? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ मूर्तिजापुर से। अच्छा। जैसे तालुका प्लेस नियर अकोला, डिस्ट्रिक्ट अकोला के नज़दीक, महाराष्ट्र में। स्कूलिंग हमारा 10वीं तक का वहीं हुआ था और बचपन से ही हायर एजुकेशन परस्यू करने का एक सपना था। डॉक्टर बनने का सपना था? हाँ, डॉक्टर बनने का ही सपना था। आप दोनों का? मेरा था। तो फिर मेरा उसने फॉलो कर लिया, मतलब वो मुझे ही फॉलो करती थी मोस्टली। अच्छा, आप समेदा के बहुत नज़दीक थे जब आप बड़े हो रहे थे? जो मतलब नॉर्मल भाई बहनों का होता है, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की केयर करना, मस्ती करना। तो ऐसा क्या हुआ कि समेदा इतनी कम उम्र में गुजर गई? उसका MBBS ख़त्म हो चुका था। वो उसका इंटर्नशिप में थी और दिसंबर 2013 में उसे कुछ इलनेस हुई, मतलब फीवर वगैरह आ रहा था और वीकनेस आ रहा था और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ होती थी। तो जो ही सीनियर उसके थे कलीग, उनको बताया, तभी इन्वेस्टिगेट किया था, बट कोई कंक्लूसिव ये नहीं आया था, डायग्नोसिस निकला नहीं था उसमें से। तो उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के थोड़ा बेटरमेंट लगा और वो फिर रिज्यूम कर लिया उसने उसका काम। उसके ठीक 1 महीने बाद ये जो उसके सिम्टम्स थे वो काफ़ी वर्सन होते गए और ख़राब होते गए। मतलब इनिशियली जब उसको ब्रेथलेसनेस होता था, वो थोड़ा वर्क करने पे होता था, थोड़ा चलने पे, थोड़ा या फिर क्लाइंब करने पे होता था, सीढ़ी चढ़ने पे सांस लेने में मुश्किल होती। बट देन उसको एट रेस्ट भी उसको ब्रेथलेसनेस होता था। अच्छा। मतलब अगर वो बैठी भी है तो उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होता तो तबीयत और बिगड़ने लगी थी। जब उसका रिपीट एक्सरे किया गया तो उसमें ये पता चला कि उसको आँखों में और उसके ब्रेन में TB स्प्रेड हुआ है। आँखों में और ब्रेन में TB स्प्रेड हुआ है। फिर इलाज शुरू हुआ उसका? हाँ, तो फिर इलाज उसका इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TB का, वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स पे ही उसको स्टार्ट किया। तो विदिन अ वीक उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था। लॉस ऑफ एपेटाइट था उसको, जो कि खाती नहीं थी, खाना कम हो गया था। बट जैसे ही ट्रीटमेंट चालू किया तो उसका एपेटाइट भी काफ़ी बढ़ गया था, भूख भी लगने लगी थी। 1 महीना तक उसका ट्रीटमेंट हम लोग किए, तो फिर वहाँ से डिस्चार्ज लिया हम लोगों ने। घर पे वो 1 वीक तक ठीक थी, बट उसके बाद उसको काफ़ी सिर दर्द होता था, हेडेक बहुत ज़्यादा होता था
और उसको हाई ग्रेड फीवर वगैरह आता था बुखार। और उसको वोमिटिंग्स वगैरह होती थी। तो फिर यहाँ पे उसको फिर से एडमिट कराया सायन हॉस्पिटल में। 4-5 दिन एडमिट होने के बाद में एक बार सडनली उसको अनकॉन्शियस हो गई थी, बेहोश हो गई थी। तो उसको आईसीयू में शिफ्ट किया सायन हॉस्पिटल की। 24 आवर में शी रीगेन हर कॉन्शियसनेस और उसके बाद में वो ठीक थी। मुझे लगा कि यार मैं मतलब डिस्कस किया सीनियर इंजीनियर से, तो वो बोले कि यू बेटर शिफ्ट हर टू सम गुड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो पापा से मेरा डिस्कस किया। पापा वाज लाइक कि ओके यार, मतलब करते हैं, जो करना है हम करेंगे। हाँ, जो करना है हम करेंगे। मतलब कितना खर्चा आएगा? तो मैं बोला कि 5-6 लाख तक अराउंड आएगा। तो बोले नो प्रॉब्लम, उतना तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसका। तो फिर उसको 6 मार्च को मैं शिफ्ट किया था हिंदुजा हॉस्पिटल। हिंदुजा में उसका इम्प्रूवमेंट ड्रामेटिक था, मतलब वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद शायद अप्रैल एंड में फिर उसका फिर से तबीयत डिटोरिएट होना स्टार्ट हुआ। तो फिर उसका रिपीट एमआरआई किया गया था। तो उसमें दिखाया गया था कि डिसीज़ और वर्स हो गया, मतलब और बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोशिशों के बावजूद टीबी ठीक नहीं हो रहा था। हाँ, उसके बाद 5 मई को उसको मतलब वो फिर से अनकॉन्शियस हुई थी, बेहोश हो गई। हाँ, बेहोश हो गई थी। और सांस लेने का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। आईसीयू शिफ्ट करने के बाद में उसका फिर से एमआरआई जब किया तो पता चला कि उसे इन्फार्क्ट हुआ है, मतलब ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई जो है, ब्रेन टिश्यू जो है वो डेड हो चुका है। स्ट्रोक जैसे आ गया। हाँ, स्ट्रोक। और वो इतना मैसिव था कि ऑलमोस्ट 70 to 80% का ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो गया था। तो उसके बाद में उसको सांस वास तो लेना बंद ही हो गया था, वेंटिलेटर पे ही थी, बेड रिडन ही थी, सेंसेशंस ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट। और फिर ट्रीटमेंट उसका चल रहा था, बट मुझे पता था कि मतलब अब वो नहीं बचेगी। और फिर 30 जून को शी पास्ड। हाँ, शी पास्ड। मतलब बीमारी पकड़ में आने के सिर्फ 6 महीने में वो गुजर गई। शेखर जी, मुझे बताइए कि आप डॉक्टर हैं और जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ सारे डॉक्टर ही हैं आसपास। जो मेडिकल सपोर्ट था पूरा था। जो कुछ खर्चा करना था आपने अपनी तरफ से किया, लेकिन फिर भी हम संविदा को नहीं बचा पाए। मैंने सुना उनका डिग्री जो है वो जब अस्पताल में थी, वो आईसीयू में थी, तभी उसको जब उनको डिग्री, उसका तस्वीर भी आप लाए हाँ, हैं। हम देख सकते हैं वो। हाँ, ये आपकी मदर हैं साथ में? मेरी मॉम जी। एक्चुअली मॉम डैड खाली उसका एडमिशन लेने आए थे। उसके बाद में, बिकॉज मैं था ही, बड़ा भाई है तो कोई चिंता करने की मतलब उन्हें कुछ लगा नहीं। और फिर डायरेक्टली उसका डेड बॉडी लेके। शेखर जी, हम आपके दुख में, आपके परिवार के दुख में आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमसे ये बहुत ही मुश्किल एक हिस्सा जो आपकी ज़िंदगी का है हमसे बांटने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज तक जो हमारी जानकारी थी टीबी के बारे में, उसके मुताबिक टीबी का इलाज मुमकिन है। इलाज थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन अगर हम ठीक से दवाई लें तो हम ठीक हो सकते हैं। तो संविदा के केस में ऐसा क्या हुआ कि सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए? टीबी का रोग सदियों पुराना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के कीटाणु से यह बीमारी होती है। इस कीटाणु को पहचानने और इससे पार पाने का तरीका मेडिकल साइंस को पता है। फिर क्या बात है कि इलाज करने के बावजूद कई बार इस कीटाणु पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। मुंबई के प्रतिष्ठित हिंदुजा अस्पताल में इस विषय पर गहरा रिसर्च चल रहा है। इस रिसर्च में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं देश और दुनिया भर में जाने माने टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जरीर उडवाडिया। डॉक्टर जरीर, आज तक जो हमारी समझ थी टीबी के बारे में वो ये थी कि टीबी का इलाज मुमकिन है। तो संविदा के केस में ऐसा क्या खास हुआ जो सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए? The average TB patient, the sensitive TB patient. एक आम सेंसिटिव टीबी पेशेंट का इलाज बहुत ही सीधा और आसान है। सही निगरानी में 6 महीने तक इलाज किया जाए तो 90% मरीज ठीक हो जाते हैं। जब आप सेंसिटिव पेशेंट कहते हैं तो इससे आपका क्या मतलब है? मतलब पेशेंट के अंदर जो टीबी के कीटाणु हैं वो उन 4 दवाओं से मर जाते हैं जो हम उन्हें देते हैं। तो जब मैं दवा लूं तो मुझ पर काम करेगी? जी, बिल्कुल काम करती है। और ये कीटाणु को मारेगी और 6 महीने में मैं ठीक हो जाऊंगा? जी, ये काफी किफायती और असरदार ट्रीटमेंट है जिससे लाखों लोगों की जानें बची हैं।
तो संविदा के केस में ऐसा क्या हुआ? बदकिस्मती से ये सिर्फ संविधा की कहानी नहीं है। हमारे देश में एमडीआर टीबी के मरीज दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैं। एमडीआर क्या है? क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है तो हमको ये समझ में नहीं आता। आम आदमी की भाषा में समझाऊं तो टीबी की दो प्रमुख दवाइयां हैं जिन पर इलाज का बुनियादी दारोमदार होता है, आइजोनाइजिड और रिफैम्पिसिन। अच्छा, जिस मरीज पर इन दोनों दवाओं का असर नहीं होता उसको जो टीबी है वो एमडीआर टीबी है, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो मतलब दवा काम नहीं करती? मरीज पर उसके अंदर जो कीटाणु हैं उन पर दवा असर नहीं करती। तो मतलब वो बैक्टीरिया जो है वो ताकतवर हो गया है, वो मरता नहीं है ये दवाओं से? जी बिल्कुल। फिर पेशेंट को 2 साल की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है जिसमें और भी कई दवाइयां दी जाती हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स। ये दवाइयां काफी टॉक्सिक मतलब जहरीली होती हैं और इलाज का खर्च भी आम टीबी के इलाज के मुकाबले 500 गुना ज्यादा हो जाता है। ट्रीटमेंट 500 गुना ज्यादा महंगा हो जाता है? जी, ज्यादा महंगा और ज्यादा टॉक्सिक। तो मतलब ये कि उससे साइड इफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं? बिल्कुल। करीब 30% मरीज तो भयानक साइड इफेक्ट्स की वजह से ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देते हैं। आप समझिए कि एमडीआर का जो मरीज है उसको जो 2 साल तक इलाज करवाना होता है उसमें 15,000 गोलियां खानी होती हैं, 200 इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ये ऐसी दवाइयां हैं जिनकी वजह से कान से सुनना बंद हो जाता है, शरीर टूटा रहता है, किडनियां खराब हो जाती हैं। सोचिए आपकी वो कैसे हालात होंगे कि मरीज चिल्ला उठते हैं कि अब बस करो, अब हम और दवा नहीं खा सकते। ये बेहद लंबा और भयानक इलाज है। और अफसोस की बात यह है कि खतरा यहीं पर नहीं थमता। हम अब एमडीआर टीबी से भी आगे बढ़कर एक्सडीआर, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तक पहुंच चुके हैं, जिस पर 4 दवाइयां काम नहीं करती। ओके। और हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं कि कोई भी दवा काम नहीं कर रही, जिसे हम कहते हैं टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, टीडीआर। तो कितनी दवाएं हैं टीबी के लिए? कुल 12 या 13 दवाइयां हैं। तो इन 13 दवाओं में से अगर मुझ पे जो 2 मेन दवाएं वो अगर मुझ पे काम नहीं करती तो फिर मुझे एमडीआर टीबी है और फिर मेरा इलाज मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर 4 दवाएं काम नहीं करती तो मुझे फिर एक्सडीआर टीबी है, अब और मुश्किल हो गया है मेरा इलाज। जी बिल्कुल। और फिर अब आप कह रहे हैं कि टीडीआर भी है, मतलब अगर इन 13 में से एक भी दवा मुझ पर काम नहीं करती है और फिर मेरा इलाज करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। यही सिद्धांत है। तो ऐसा क्या चेंज आ गया है टीबी के बैक्टीरिया में या कीटाणु में जो अब उस पर दवाएं काम नहीं कर रही हैं? इसके लिए हम सब कसूरवार हैं। अगर सच कहूं तो टीबी के लिए जो सरकारी प्रोग्राम है उसने गलतियां की हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स के तौर पर हम जैसे डॉक्टरों का भी दोष है और साथ ही इसमें सामाजिक परिस्थिति भी जिम्मेदार है। पहले समाज की बात करते हैं। टीबी के पनपने के लिए सारे हालात हिंदुस्तान में मौजूद हैं। घनघोर गरीबी, कुपोषण, बड़ी आबादी, सिगरेट बीड़ी का बढ़ता हुआ चलन, दुनिया भर में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज, HIV, टीबी के कीटाणु को फलने फूलने के लिए इससे बेहतर हालात कहीं नहीं मिल सकते। तो ये सारे हालात जो हैं टीबी के कीटाणु को मदद करते हैं? जी हाँ। और टीबी के कार्यक्रम ने, अगर मैं साफ और बेबाक होकर कहूं, तो एमडीआर टीबी के पेशेंट को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया है। ओह, कैसे? क्योंकि अगर आप मरीज को वो दवा दे रहे हैं जो उस पर असर ही नहीं करेगी, तो भले ही आप कितनी भी निगरानी में दवा दें, उसका कोई असर तो होने वाला है नहीं। और ऐसा ही हुआ है। जिन मरीजों पर कैटेगरी 1 की दवाइयों का असर नहीं हुआ और 6 महीने बाद भी वो ठीक नहीं हुए, तो बजाय ये समझने के कि वो एमडीआर टीबी के पेशेंट हैं, जो बात वैसे तो बहुत ही आसानी से कोई भी समझ सकता है, फिर भी उनका नए सिरे से वही नाकाम इलाज और 8 महीने तक किया जाता रहा। कैटेगरी 2 में उन्हें 5 ऐसी दवाएं दी जाती रहीं जिसमें काफी संभावना थी कि दवाएं काम नहीं करेंगी। तो 6 महीने और 8 महीने यानी 14 महीनों तक ये टेस्ट ही नहीं किया गया कि दवा काम करेगी या नहीं। आप कह रहे हैं कि 14 महीनों तक पेशेंट्स को ऐसी दवाइयां दी जाती थी जो शायद कभी उन पे कभी काम करने वाली नहीं थी? जी, और इसका मतलब ये है कि ऐसा मरीज 14 महीनों तक और भी लोगों को ये बीमारी दे रहा था, क्योंकि वो खुद बीमार था। औसतन जो एक टीबी का पेशेंट होता है, चाहे वो एमडीआर हो या आम टीबी, 1 साल में 10 लोगों को ये बीमारी देता है। तो टीबी कैसे फैलता है मुझे बताइए? हवा के जरिए? जी, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तब ये फैल सकता है। खांसने से या छींकने से टीबी का कीटाणु दबे पांव लाखों की तादाद में यहाँ पर फैल सकता है। तो अगर मुझे टीबी है और मैं मान लीजिए ट्रेन में जा रहा हूँ या बस में जा रहा हूँ, तो मैं बहुत लोगों को टीबी दे सकता हूँ? जी बिल्कुल। और टीबी का कीटाणु किसी इंसान में फर्क नहीं करता आमिर। मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं और आपके ड्राइवर को टीबी है और वो खांसेगा, तो कीटाणु आपके अंदर आ जाएगा। और अगर मुझे टीबी है और बंद गाड़ी में मैं खांसूं तो उससे हो जाएगा? बिल्कुल सही। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे कई मरीज धारावी में रहते हैं। 1.5 स्क्वायर किलोमीटर की जगह में वहां करीब 17 लाख लोग रहते हैं।
पूरी दुनिया में शायद ये सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बहुत क्राउडेड। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस किस्म के माहौल में ये बीमारी कैसी तबाही मचा सकती है? ऐसी जगहों पर जहां साफ हवा नहीं है, प्रदूषण है, और ये बात मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं, ना ही फिजूल में कोई डर फैलाने के लिए। आपने कहा कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी गलतियां की हैं। तो क्या गलतियां प्राइवेट डॉक्टर्स ने की हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्कुल अनरेगुलेटेड है, अनियंत्रित है। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, तांत्रिक, नीम हकीम सब हैं। हर कोई पेशेंट खींचना चाहता है, क्योंकि जब टीबी की बात आती है तो हर कोई खुद को एक्सपर्ट समझता है। स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, मानक हैं, मापदंड हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। हमने धारावी में एक स्टडी भी की थी। वहां पर प्रैक्टिस कर रहे 103 डॉक्टर्स से पूछताछ की। 103 में से सिर्फ 3 का इलाज का तरीका ऐसा था जो सही था। सिर्फ 3? जी। और बड़ी बात यह है कि अगर इलाज में 1 या 2 गलतियां भी हुई, गलत मात्रा में दवाई दी या गलत दवाई दी या गलत कॉम्बिनेशन दिया दवाइयों का, तो 1 महीने के अंदर आम टीबी, MDR टीबी बन सकती है। ओहो, मतलब अगर नॉर्मल टीबी है किसी को तो मैं गलत दवा दूं तो उसको MDR हो जाएगा? जी, और ये जो खतरा है ये हमने खुद पैदा किया है। आम इंसान के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। दोस्तों, आमतौर पे हम लोग हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि क्लाइमैक्स में हीरो जो है वो विलेन को मारता है और फिर वो हीरोइन के साथ रोमांस दोबारा शुरू करता है। सडनली विलेन वापस खड़ा होता है, मरा नहीं है वो। अब टीबी में अगर आपने उसको पूरी तरह नहीं मारा है तो अब जब वो खड़ा होके आएगा तो वो और ताकतवर होके आएगा। पहले आप उसको पिस्तौल से मार सकते थे, अब आपको मशीन गन की जरूरत पड़ेगी। इस दफा भी अगर आपने उसको ठीक से नहीं मारा तो उसके लिए फिर तोप लगेगा। और उसके बाद कोई भी एम्यूनिशन, इस वक्त ऐसे भी टीबी के बैक्टीरिया है जिसपे कोई भी दवा काम नहीं करती, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? जी, मिसाल फिल्मी है पर सही है। वेल डन। बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे नॉर्मल टीबी है और अगर मेरी 6 महीने की दवा है, 1 महीने में मुझे लगता है मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं नहीं लेता ये ड्रग क्योंकि मुश्किल भी है लेना, तो मैं खतरे से खेल रहा हूँ। तो मतलब अगर आपको टीबी है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करें जब तक कि डॉक्टर आपको बताए नहीं कि भैया अब आप क्योर हो गए, अब आप दवा बंद कर सकते हैं, तब तक आपको वो दवा लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर शरीर, मुझे बताइए कि ये समस्या कितनी बड़ी है हमारे देश में? हमारे देश में ये बीमारी महाकाय रूप ले चुकी है। दुनिया भर में टीबी के सबसे ज्यादा मरीज हमारे यहाँ पर हैं। 30 करोड़ लोगों में टीबी के कीटाणु मौजूद हैं और करीब 40 लाख लोगों में ये कीटाणु सक्रिय हैं, मतलब बीमारी का रूप ले चुके हैं, यानी एक्टिव हैं। अगर MDR टीबी की बात करें तो उसमें भी हम सबसे आगे हैं, करीब 1 लाख पेशेंट्स हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन आंकड़ों में प्राइवेट सेक्टर के मरीज शामिल नहीं हैं। अच्छा। जबकि एक के बाद एक स्टडी में ये बात सामने आती है कि 70% मरीज प्राइवेट इलाज करवाते हैं। तो ये आंकड़ा 5 या 10 गुना ज्यादा हो सकता है? 5 से 10 गुना ज्यादा तो होगा ही। तो अगर हम इसी लापरवाही से आगे बढ़ते रहे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? हम तबाही की तरफ बढ़ेंगे। MDR के केसेस कई गुना बढ़ जाएंगे और MDR टीबी एक महामारी का रूप ले लेगी, जिसमें से कई केसेस तो लाइलाज होंगे। हाँ, तो मतलब हम एक तरह से एक टाइम बॉम्ब पे इस वक्त बैठे हुए हैं और ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द इसके बारे में सख्त कदम उठाएं। चलिए डॉक्टर जरीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। Thanks, Amit. एंड शेडिंग लाइट्स ऑन दिस वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जो मौत के मुंह से निकलकर वापस आए हैं। एक बड़े बैंक में मैनेजर के पद पर काम कर रहे प्रथमेश अपने परिवार के साथ खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन सितंबर 2010 में अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जांच करवाने पर पता चला कि उन्हें MDR टीबी है। इस बीमारी के इलाज में उन्हें कितनी तकलीफ होने वाली है, इस बात का तब उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। प्रथमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। मुझे बताइए कि जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि आपको टीबी है तो आपको क्या लगा, क्या रिस्पांस था आपका या आपके परिवार का? आज भी मुझे वो दिन याद है। मेरी माँ रो रही थी, मेरी वाइफ रो रही थी, मेरे फादर रोते रोते नीचे चले गए क्योंकि वो मेरे सामने नहीं रोना चाहते थे। और उस समय पे अगर मैं भी खुद टूट जाता तो शायद मैं भी बाहर नहीं आता। इस ट्रीटमेंट के दौरान
जो दवाई का जो असर होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो अलग अलग चीज़ें आपको महसूस होती हैं फिजिकली, उसके बारे में हमें बताइए कि कितना मुश्किल था आपके लिए ये। ये टीबी के ट्रीटमेंट में सबसे पेनफुल चीज़ जो होती है वो उसके इंजेक्शंस होते हैं। तो कितने इंजेक्शंस आपको लेने पड़े? मैंने तकरीबन 400 इंजेक्शंस लिए हुए हैं। 400 इंजेक्शंस। 400। एक समय में तो वो सिस्टर भी रोने लग गई कि मैं अभी इंजेक्शन कहाँ दूँ। जो इंजेक्शन मेरे कमर में देते थे वो लिक्विड पूरा बाहर आ जाता था और मुझे पेन होता था, क्योंकि वो एरिया बहुत जैसे हार्ड ही हो वो जाता है। नेडल लग गया ना तो मैं पूरा बिस्तर पे एकदम हिल जाता था। पेन में मेरा डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और दवाई का जो असर होता था उसमें ऐसा लगता था ना कि वो दीवार सामने है, ये रोज रोज के मरने से अच्छा एक ही टाइम में सर को अपना पटक कर मैं ख़त्म कर दूं खुद को। पैर में जॉइंट्स में पेन होता था, पूरा बॉडी जाम हो जाता था, हिल नहीं पाता था मैं। हेडेक इस तरह से होता था ना जैसे माइग्रेन का किसी को तकलीफ हो, उससे भी वर्स्ट। खाना पीना नहीं जा रहा था, कुछ भी थोड़ा खाया कि उल्टी करना पड़ता था। और उसमें वो वीकनेस मैं फील कर रहा था क्योंकि मेरा वेट लॉस हो रहा था। हाँ। फिर आगे आगे क्या हुआ? आगे ऐसे हो गया कि डॉक्टर ने बोला अभी आपके लंग्स मुझे निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट लाइन से कंट्रोल नहीं हो रहा, हमें अभी सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, आप फेफड़े का एक हिस्सा निकाल दो, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे सोच में आया कि 8 महीना तक मैंने इतनी दवाई ली है, इतना टॉर्चर झेला मैंने। झेला है, उसके बाद में अभी मुझे लंग्स निकालना है। तो मेरे फैमिली को तो एकदम शॉक बैठ गया। तो 8 महीना क्या दवाई लिया इसने, और मालूम भी नहीं कि ये क्या है, MDR। और उन्होंने बोल दिया कि ये सर्जरी टेबल पे मर भी सकता है, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। तो ये ऑपरेशन मतलब काफी खतरनाक ऑपरेशन। बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मुझे बाहर आना है। तो आपका ऑपरेशन हुआ? फर्स्ट ऑपरेशन मेरा हुआ तो पार्ट ऑफ माय लंग्स वर रिमूव्ड। एक हिस्सा निकाल दिया था। ऑपरेशन थिएटर से मैं बाहर आया। सबसे पहले तो मैं मुंह ही नहीं कर पा रहा था। यानी मैं थोड़ा भी मुंह करने का कोशिश किया तो बहुत पेन हो रहा, एक अजीब तरह का पेन, क्योंकि वो अभी निकाला हुआ है ना। 10 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज किया, वापस ट्रीटमेंट चालू किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बीच में ही मुझे इतनी तकलीफ होने लग गई, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो गई। तो मुझे लगा कुछ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है, श्योरली है। तो ब्रोंकोस्कोपी करने के बाद उन्हें पता चला कि अरे ये लैप्स हो गया है, दोबारा हो गया। यस। जब भी ये दोबारा हो गया ना तो मेरे घर में तो ऐसा माहौल था कि मातम छा गया। सब लोग रो रहे थे, जैसे मैं अभी इस दुनिया में है ही नहीं। तो मतलब सर्जरी इतना के 10 महीने बाद मुश्किल ट्रीटमेंट किया आपने, सर्जरी किया, उसके बाद बाद फिर भी आपको पता हो चला गया, कि हाँ। अभी भी वापस आया ये। हो गया, वापस सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सेकंड सर्जरी भी हुई आपकी? यस। प्रतिमेश जी, आपका ये पूरा जो ट्रीटमेंट चला, ये कितने देर तक चला ट्रीटमेंट आपका? ये मेरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 4 साल अभी चल रहा है। जी। इस बीच आपको एक बच्ची भी हुई? यस। मेरा जो फर्स्ट सर्जरी था फरवरी में, उससे पहले दिसंबर में शी वॉज बॉर्न। सबसे बड़ा जो अफसोस है वो है कि मैं मेरे लड़की का जो पहला चेहरा होता है देखने का, वो मैं देख नहीं पाया। जब आपकी बच्ची पैदा हुई? तो उस समय मैं वहाँ नहीं जा पाया, मैं हॉस्पिटल के नीचे ही खड़ा था। और मेरे भाई ने बालकनी में आके मुझे बताया कि तुझे एक लड़की हुई है। और इतना पेन से मैं कभी नहीं रोया, लेकिन वो एक समय था ना कि 1.5 घंटे तक मैं बहुत रोया। कि आप अपनी बेटी को भी नहीं देख पाया। समाज का क्या रिएक्शन होता है एक टीबी के पेशेंट की तरफ? आपको क्या अनुभव हुआ इसका? लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। सामने से आने वाला बंदा जो आपसे रोज बात कर रहा है, आज आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों को तो पता चलता है। जैसे अभी मेरे फैमिली को ही, मेरे फादर एंड माय मदर सोसाइटी में नीचे गए तो कोई ये नहीं पूछता कि आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए। सवाल ये पूछे जाते हैं कि अरे टीबी हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्या किया उसने, ये सब। हाँ, ये सब सवाल, हाँ, ये सब सवाल आता है जब भी ये किसी और का बेटा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी खुद का बेटा हो तो फिर समाज का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। सही है। लेकिन टीबी एक ऐसी बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। इसमें मैं कोई स्पेशल ये नहीं हूँ। हाँ, सही। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा सबको कि किसी को अगर बीमारी हुई है तो उसको आप अपनाओ। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं प्रतिमेश जी, कि अगर हम इस चीज को अपनाएं तो मैं अपने दोस्तों को भी बोलूंगा, भैया मुझे टीबी है, थोड़ा दूर रह के बात करो। यस। मैं मास्क पहनूंगा,
अब अगर मुझे पता है कि लोग मुझे धुतकारेंगे, मुझे भगाएंगे, मुझे हटाएंगे, तो मैं क्यों बोलूं? राइट। फिर मैं भी छुपाऊंगा कि मुझे टीबी है, फिर मैं आपके बीच में बैठूंगा, 10 लोगों को और दूंगा। सही बात है। तो समाज में हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो जितने प्रिकॉशन उसको लेने हैं, हमको लेने हैं, वो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान मेरे फैमिली ने जो मुझे सपोर्ट किया है, जो मुझे संभालना चाहिए, तो ये मामले में मैं बहुत खुश नसीब था। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया। जहां आप काम करते काम करते हैं, मैं ICICI बैंक में काम करता हूँ, तो बैंक ने जब भी चाहिए तभी छुट्टी दिया, सैलरी चालू रखी। वाह, बहुत बड़ी बात है सर, कोई नहीं करता आज के तारीख में। ये जो मेरी बीमारी है, इसमें जो खर्चा भी हुआ, कितना खर्चा हुआ? लगभग 20 से 25 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है। 20 से 25 लाख खर्चा हुआ। हाँ, इसमें बैंक ने हमारा पॉलिसी किया हुआ है, तो लगभग 10 से 12 लाख वहाँ से हमने कवर कर लिया। और यहाँ देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एक अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी आप निकाल लीजिए। प्रतिमेश जी, मैं आपको बताऊं, आज हमारी ऑडियंस में सभी ऐसे लोग हैं, भारी मेडिकल इंश्योरेंस है इनका, लेकिन 20 लाख 25 लाख का तो मेडिक्लेम भी कवर नहीं करेगा। नहीं करता, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसके लिए मैं बच पाया, और मुझे एक मॉरल सपोर्ट था कि चलो पैसे का तो चिंता नहीं तो है। आप लड़ पाए। यस। चलिए प्रतिमेश जी, हमें बड़ी खुशी है कि आप इस मुश्किल दौर से और मुश्किल बीमारी से आप बाहर निकल आए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी छोटी सी बच्ची के साथ हैं, आपके पूरे परिवार के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचें करने का। थैंक यू। सत्य पे